गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज मैटर ऑफ पॉलिसी या कह लीजिए एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग को पहले रखा है। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो मेजर इंक्लूजन हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का। एफआईआर भी अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के तहत दर्ज की जा सकेगी। जैसे एज अ पनिशमेंट के तौर पे इस बार कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। अब जैसे एक यूनिक फीचर ऐड किया गया है, 0 एफआईआर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। तो हाल ही में इंडिया में कई नए क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं और कई पुराने लॉज में चेंजेस भी आए हैं, ओमिशंस भी हुए हैं, और इन सारे चेंजेस की वजह से ये काफी डिस्कशन में भी आ गया है। पर ये आम जनता के लिए क्या मायने रखता है, ये समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजीत द्विवेदी। अजीत जी इज अ काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर द लखनऊ हाई कोर्ट बेंच। वेलकम टू जनहित अजीत जी। थैंक यू श्वेता जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी सबसे पहले तो यही जानते हैं कि करेंटली जो भी लॉज में चेंजेस आए हैं तो वो कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो चेंज हुए हैं या जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। इश्ता जी, अभी तक जो प्रेवलेंट थे क्रिमिनल लॉज में, एक इंडियन पीनल कोड था, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक इंडियन एविडेंस एक्ट। ये 3 कानून चेंज हुए हैं। इंडियन पीनल कोड, दैट इज आईपीसी, लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आईपीसी की जगह आ गया है भारतीय न्याय संहिता। अब सीआरपीसी की जगह पे आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 में चेंजेस हुए हैं। जहां तक बात रही आईपीसी को चेंज करके जो भारतीय न्याय संहिता आई है, ये जानी जाएगी भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी जानी जाएगी 2023 के नाम से, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी। जो आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में जो थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, एक तो चेंज ये हुआ है कि टोटल आईपीसी में जितने सेक्शन थे उसमें से 35 सेक्शंस ओमिट कर दिए गए और 9 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए विच वर नॉट प्रेजेंट इन द आईपीसी। इसी तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 30 सेक्शंस ओमिट हो गए हैं और 45 न्यू सेक्शंस ऐड किए गए हैं। फिर उसी तरीके से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, उसमें 6 सेक्शंस ओमिट किए गए हैं और एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। ये बेसिकली नंबर ऑफ सेक्शन जो चेंज हुए या हुए हैं पुराने कोड के हिसाब से, वो ये रहा है, ये चेंजेस ये रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज और भी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि अभी तक जो जैसे हम लोग कॉमनली जानते थे कि सेक्शन 300 मर्डर को डिफाइन करता है, सेक्शन 302 में पनिशमेंट दिया हुआ मर्डर का, मतलब 302, अगर हम नंबर पे गौर करते हैं तो 300 302 पे आ रहा है वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी या कह लीजिए एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंसेस ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग को पहले रखा है। अब वो जो नंबर पहले 300 था वो अब सेक्शन 101 हो गया है। ओके, उसको आगे ला दिया जी, गया। और जो एक 302 था वो 103 हो गया है। तो यानी कि उन्होंने इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज को महत्व देती है उनको पहले रखा गया है इंस्टेड ऑफ की बाकी चीजों को। क्यों वैसे ही चेंज जब से मान लिया कि सेक्शन 103(2) एक इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता में, जो लिंचिंग को भी ऐड करता है, जो कहता है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग किसी आदमी को मारपीट करते हैं और उसकी डेथ भी हो जाती है, तो दैट हैज बीन एडेड एज अ सेक्शन 103 सबसेक्शन 2। लिंचिंग को ऐड कर दिया है, जो पहले नहीं था। अब उसे क्राइम बना दिया गया है, और अगर विद सीवियर पनिशमेंट्स। तो ये फॉर इंस्टेंस ये चेंजेस हुए हैं। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो मेजर इंक्लूजन हुआ है वो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एफआईआर नहीं हो सकती थी, विटनेसेस को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए हर वक्त नहीं मौजूद था ये सिस्टम, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक
मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, काफी कन्वीनियंट हो गया होगा। कन्वीनियंट किया गया है, हम्म, ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो, क्योंकि मान लीजिए कि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हो गए, हम्म, और कई बार जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप लें कि चीजों में फॉरेंसिक जांच होती है, तो मान लीजिए कि यहाँ लखनऊ का कोई केस है और किसी अदर जगह पे फॉरेंसिक की जांच हुई किसी लैब में, कि इन ऑर्डर की कोई उंगली न उठाई जा सके, तो उन्होंने बजाय स्टेट में जांच कराने के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहीं बाहर से जांच कराई। तो आप सोचिए, मान लीजिए कि अगर दिल्ली या किसी और जगह पे हैदराबाद में किसी ने जांच की है, तो एवरी टाइम अगर उसे एविडेंस विटनेस के तौर पर कॉल किया जाएगा, तो एक उसके लिए भी परेशानी का सबब है। और मान लीजिए जिस दिन आया उस दिन एविडेंस नहीं हो पाई पूरी, हाँ, और अगली डेट मान लीजिए थोड़ा बाद की मिल गई, तो उसे फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करके क्या किया गया है कि थोड़ा सा कन्वीनियंट बना दिया गया फॉर बोथ द पार्टी, फॉर द जुडिशरी ऑल्सो एंड फॉर द पार्टीज हु आर अपीयरिंग एज विटनेसेस एज, राइट, दोनों के लिए कन्वीनियंट हो गया है। ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। एफआईआर भी अब इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के तहत दर्ज की जा सकेगी। अच्छा, ये मैं पूछने वाली थी कि क्या अब हम एफआईआर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते जी हैं? जी कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए पूरी प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है कि जब हम्म, एफआईआर दर्ज होगी तो 3 दिनों के अंदर उसमें डिजिटली साइन होके जाना है, और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के लिए टाइम भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ओके, भाई अभी तक हम लोग जो देखते थे, तो हम लोग जब भी कभी बातचीत के लेवल पे बातचीत होती थी, चाहे ऑर्डिनरी लोग बात कर रहे हो जिनको कानून की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, या जिन लोगों को समझ होती भी थी, तो जो कॉज ऑफ कंसर्न रहता था वो रहता था कि जस्टिस मिल बहुत देर में रहा है, कि किसी केस को खत्म होने में ही मान लीजिए 10 साल लगा जा रहा है, 15 साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है, सालों साल केस चलते सालों रहते साल हैं। केस चलते रहते थे। तो उस चीज को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है, जैसे 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उन्होंने क्लियरली किया हुआ कि डे टू डे सुनवाई बेसिस की भी व्यवस्था कर दी है, ओके, कि डे टू डे सुनवाई की जाए, ऑफ कोर्स की रीजंस मेंशन किए जाएं, और टाइम फ्रेम में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि इतनी इतनी जल्दी कुछ सेक्शंस को प्रोवाइड किया कि 60 डेज में ही ट्रायल को खत्म कर देना है। फिर बेसिकली जब ट्रायल वगैरह शुरू होता है, जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता ऑफेंस का, तो एक ये तो थोड़ा टेक्निकल सी बात है कि मान लीजिए कि जिस सेक्शंस में उसने कॉग्निजेंस लिया, तो वो लगा कि वो तो सेशन के द्वारा ट्रायबल है, तो उसका जो प्रोसेस होता था कमिटल का, उसके लिए भी टाइम फ्रेम निर्धारित कर दिया गया है। कोई भी अक्यूज जो प्रेजेंट हो रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, तो विद इन 14 डेज उसको और विक्टिम दोनों को एफआईआर की कॉपी और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने की व्यवस्था कर दी गई है, कि उसे ये ना हो कि एफआईआर ही उसको नहीं मिल रही, महीनों लग गए उसको एफआईआर ही नहीं मिल पा रही है। इनफैक्ट कई बार होता था कि एफआईआर एक तो मिलती नहीं थी, दूसरा हमेशा नहीं होता था, पर कई केसेस में ऐसा होता था कि आप जा रहे हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन वहां पे भी आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कई बार आपको वहां पे भी हरासमेंट झेलनी पड़ती थी, कई बार ऐसी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती थी जो इंसान खुद ही डर के शायद एफआईआर ना करे। फिर ऑनलाइन आई थिंक वो डिजिटली करने का ये जो माध्यम मिला है, इससे काफी कन्वीनियंट हो गया लोगों के लिए। काफी कन्वीनियंट हो गया, काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। और क्योंकि अभी 1 जुलाई 2024 से चीजें लागू हुई हैं, तो धीरे धीरे चीजें लोगों को पता चलेंगी, जानकारी होगी, लोग अवेयर होंगे, तो यूसेज में जब आना शुरू होगा तो उस तक साल भर 6 महीना में लोग यूज टू हो जाएंगे, पता लगने लगेगा, तो चीजें कन्वीनियंट हो जाएंगी। अब जो टाइम फ्रेम में बांधा है कि इतने दिन में 14 डेज में ये करा देना है, डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करेंगे, ये वैसे आप देखिए तो दिस वॉज मच रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन जुडिशरी, बहुत रिक्वायर्ड था। ये लोगों की हमेशा शिकायत भी रहती थी कि अगर आज केस फाइल हो रहा है और 20 साल तक उसका जजमेंट ही नहीं हो पा रहा है, या फाइनली डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या फायदा। कहते भी हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो हमेशा लोग कहते थे। चीजें बदल जाती हैं, 10-15 साल में चीजें बदल जाती हैं बिल्कुल। तो अब वो उस चीज को टैकल करने के लिए ये प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब देखना ये होगा, जो एक प्रैक्टिकल दिक्कत सामने आ सकती है या आएगी या भी है, कि मान लीजिए डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होनी है, लेकिन हमारे पास अभी जुडिशियल स्टाफ उतना नहीं है। तो जैसे मेरा अपना सोचना है कि जब ये चीजों को इनकॉर्पोरेट किया गया, एक संहिता बनाई गई नई, तो इस पर भी गवर्नमेंट सीरियस है, और कई फोरम्स पे कहा भी है गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर्स ने कि हम जुडिशरी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अनटिल अनलेस वो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है तो सारे केसेस डील होंगे कैसे। करेक्ट। और ये जो प्रोविजन दिए गए हैं, लिमिटेशन दी गई हुई है, तो कैसे डील होंगे। तो जाहिर सी बात उसकी भी
व्यवस्था आने वाले समय में हो जाएगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीजें हो जाएंगी। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग थी वो इंटेंट, कि व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंटेंट तो गवर्नमेंट ने शो किया है कि भाई स्पीडी ट्रायल की जो जरूरत थी वो काफी हद तक दूर की हुई है। अब ये ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जब लॉ धीरे धीरे डेवलप होगा, हाई कोर्ट से मामले जाएंगे नीचे से होते हुए, फिर फाइनली एपेक्स कोर्ट में जाएंगे, तो जहां भी एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी या इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसकी व्यवस्था समय समय पे देते जाएंगे। जैसे कभी तक होता रहा है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति है या कोई एम्बिगुइटी नजर आ रही है या क्लैरिटी नहीं है उतनी, तो उन चीजों को क्लियर किया जाएगा। जैसे एज अ पनिशमेंट के तौर पे इस बार कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। अभी तक कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट नहीं एडेड था इन अ कोड, लेकिन इस बार ऐड किया गया है। इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? सरकार की सोच ये रही होगी कि मतलब ये लागू किया गया कुछ पेटी ऑफेंसेस के लिए, जो छोटे अपराध हैं, या कहीं डिफेमेशन की बात हुई, किसी ने किसी के बारे में कोई किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोल दिया, आउट ऑफ एंगर बोल दिया, या एकदम हीट ऑफ द मोमेंट बोल दिया, तो उन सब चीजों के लिए कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। अभी लेकिन उन कम्युनिटी सर्विसेज को डिफाइन नहीं किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज, क्या कम्युनिटी सर्विसेज होंगी। क्या इनमें कोई एज ब्रैकेट भी है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए? जी, जैसे जुवेनाइल्स के लिए कुछ डिफरेंट होगा, वो प्रोविजन भी नहीं आया है, जुवेनाइल्स के लिए भी नहीं आया है, लेकिन वो बाद में किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट महसूस होती है। तो जो हमारी छोटी मोटी चोरी हो जाती है, 100, 200, 500 रुपए की हो जाती है, और अभी वो रकम भी स्पेसिफाइड नहीं, तो मैं खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन में बता रहा हूँ। तो वहां पे उसके लिए कम्युनिटी सर्विसेज का एक प्रावधान डाल दिया गया है। हो सकता कभी आप लोगों ने शायद कोई जगह फिल्मों में देखा होगा कि इस प्रकार की कम्युनिटी सर्विसेज की सजा दी जाती थी, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन उसी चीज को अब इन्होंने वो कर दिया है। वैसे बाहर की मूवीज में ज्यादा देखने को मिलता है कि कैसे पेटी ऑफेंसेस जो आपने कहा, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विसेज हो जाती थी, ताकि एक मौका मिले रिडेम्पशन का, रिडेम्पशन का मौका मिले, लोगों को एहसास हो कि हाँ भाई, कई बार कुछ चीज ऐसी आदमी बोल जाता है उसे एहसास नहीं होता है, तो कम्युनिटी सर्विसेज करके जहाँ पे गया वहां पे उसे कुछ चीजों का एहसास होता है। प्रिजम्पशन यही है कि मामला सुधारने का है, कि उसे एहसास हो और दोबारा गलती को रिपीट ना करे। और पेटी ऑफेंसेस हैं, तो इसलिए उसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड माली 1 महीने का भी इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, तो वो उसके दिमाग में हमेशा वे करता रहेगा कि मैं कन्विक्ट हो गया। हाँ, राइट। तो वो कन्विक्शन को दूर करने के लिए कई बार गलती हो जाती है, कई बार लोग को नहीं समझ पाते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं वो ऑफेंस है कि नहीं है। कई बार यूथ रहते हैं, जोश जोश में कई घटनाएं उनसे हो जाती है, मान ली झगड़ा कर दिया या कोई उल्टी सीधी बात बोल दी, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के लिए या कोई ऐसी डिफेमिंग बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इन द हीट ऑफ द मोमेंट कई बार बोल जाते हैं लोग। तो उस ऑर्डर में उनको रियलाइजेशन कराने के लिए और उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये लेटर ऑन द स्टेज जब कभी किसी को कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट मिलेगा, तो उसको आगे कैसे व्यू करते हैं, किस परव्यू में लेते हैं। पर इनिशियली तो ट्रायल कोर्ट ही सेंटेंस करेगी। मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि कुछ पेटी ऑफेंस होता है और वहां पे कम्युनिटी सर्विसेज में कहा था कि आप वृद्धाश्रम में जाके 1 महीने के लिए आप सुबह शाम वहां पे जाना पड़ेगा आपको, या 8 घंटे देने पड़ेंगे, 6 घंटे देने पड़ेंगे। अब इस चीज को या तो आदमी एक्सेप्ट कर ले जो अक्यूज होता है, मान लीजिए जो हो गया जिसको सजा हुई वो एक्सेप्ट कर ले, नहीं एक्सेप्ट करता तो चैलेंज करेगा। तो चैलेंज करेगा, सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज करेगा, तो सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज करेगा तो उसके अपने ग्राउंड्स होंगे कि हम ये सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर उसको लेकर जब आगे फर्दर बहस होगी तो उस पर कानून डेवलप होगा कि किस दिशा में चलना चाहिए, ठीक है नहीं ठीक है, कैसे चलना चाहिए, कैसे डेवलप होता जाएगा। दिस इज हाउ लॉ इवॉल्व्स। राइट। एंड इनफैक्ट जब तक वो ग्राउंड लेवल पे चीजें हो नहीं रही है, तब तक ये पता करना कि कितना वो सक्सेसफुल होगा या फिर उसमें और क्या ओमिशंस करने पड़ सकते हैं, वो पता करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये सबसे तो आपने जैसे अभी कम्युनिटी सर्विस की अगर बात हो रही है, सो जैसे अगर किसी इंसान ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, नो मैटर हाउ पेटी इट इज, और जो भी है अगर देखते, तो अगर उनके नाम पे एक बार केस दर्ज हो जाता है, तो वो हमेशा एक रजिस्टर्ड रहता है कि ठीक है, ये आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहेगा फॉरएवर। तो ऐसा कम्युनिटी सर्विसेज में नहीं होगा।
ऐसा कम्युनिटी सर्विस अभी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड नहीं है ओके कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस पे भी क्लैरिफिकेशन आने की जरूरत है कि मान लीजिए कि किसी ने डिफेमेशन को लेकर, मानहानि को लेकर किसी मामला दर्ज हुआ कि किसी स्टूडेंट लीडर ने चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को या किसी और रिस्पॉन्सिबल आदमी को किसी पोस्ट को कुछ उल्टा सीधा कहा उन्होंने, जो डिफेमिंग था। अब उसमें मान लीजिए दर्ज किया जाता है और उससे पाया जाता है कि हाँ ही डिड सो, तो वहां पर उसको कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट मिलता है। तो क्या वो कम्युनिटी सर्विसेज उस मामले में, इज इट गोइंग टू हैम्पर हिज करियर, बीइंग ट्रीटेड एज अ कन्विक्ट? तो वैसे अभी जो कानून एग्जिस्टिंग है वो तो मान लीजिए कि 2 साल के ऊपर जहाँ पे सजा हो जाती है कन्विक्शन में, जैसे तो वहां पे आप अयोग्य हो जाते हैं कई चीजों में, जैसे चुनाव लड़ने में अयोग्य हो जाते हैं अगर आप 2 साल से ऊपर आपको सजा हो गई है, 2 years एंड अबाउ। तो उसके नीचे वालों पे अयोग्यता नहीं लागू होती, अगर आप 1 साल का कन्विक्शन है किसी चीज में तो नहीं लागू है। भाई जो पनिशमेंट की डिग्री होती है या जो सेंटेंस कितने साल का होगा, वो डिफाइन कर देता है कि ऑफेंस कितना बड़ा है, ग्रीवियस रहा होगा। 7 साल का है, 10 साल का है, डेथ पेनल्टी से है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ये सारी चीज डिफाइन वो कर देता है। तो मान लीजिए 3 महीने 6 महीने का है तो उसको कन्विक्शन नहीं माना जाएगा उस टाइप से। तो ये डिपेंड करता है, फिर भी हो सकता है इस पर क्लैरिटी आनी पाए। अभी जो एग्जिस्टिंग स्थिति है वो यही है कि जब 2 साल के ऊपर किसी को सजा हो जाती है, 2 years एंड अबाउ, तो वो इलेक्शन लड़ने में अक्षम हो जाता है। अच्छा, तो नहीं लड़ सकते फिर आगे नहीं लड़ जाके। ओके, सो ये अभी ग्राउंड लेवल पे जैसे हम ये तो चीज समझ में आ गई कि कैसे आम जनता को इसका फायदा जरूर होगा कि जो केसेस सालों साल चल रहे हैं वो अब थोड़े जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम लोग एक्सपेक्ट यही करते हैं, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटेंट भी रहा है। जो टाइम फ्रेम में बांधने की काफी समय से डिमांड भी हो रही थी कि चीजों को टाइम फ्रेम में माना जाए कि ये 30 दिन में होगा कि 60 दिन में होगा कि 90 दिन में होगा, कितने दिन में होगा। तो वो इन्होंने इस इंटेंट को अपना शो किया और उसे कोडिफाई किया है। तो कोडिफाई हो जाने से एक स्टेट्यूटरी प्रोविजन क्रिएट होता है, तो एज अ मैटर ऑफ राइट हो जाता है, फिर उसको इस टाइप से चलाया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब जैसे एक यूनिक फीचर ऐड किया गया है, 0 FIR। 0 FIR मतलब ऑफेंस मान लीजिए कहीं पे भी हुआ हो तो वो कहीं पे भी दर्ज किया जा सकता है। अर्लियर ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं था, ये बाय वे ऑफ सर्टेन जजमेंट से ऐसा होता था कि 0 FIR की व्यवस्था थी, लेकिन अब उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है इंस्टीट्यूट में। अब लॉ हो गया है कि वो कहीं भी किया जा सकता है, उसको मना नहीं किया जा सकता है कि हम यहाँ पे की गोमती नगर की FIR मान लीजिए बाराबंकी में जाके दर्ज करा रहे हैं, वो कर सकते हैं, उन्हें करना पड़ेगा। दैट इज प्रोवाइडेड। अभी तक तो मान लीजिए स्केपिज्म वो कुछ कर भी लेते होंगे कि डायरेक्शन को, वो डायरेक्शन रहते थे अर्लियर, अब ये लीगल प्रोविजन है। तो ये इंट्रोडक्शन भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली देखिए अगर आप, तो अब वो जमाना तो रहा नहीं कि लोग अपनी ही जगहों पर रहते हैं, लोग जॉब्स के लिए तमाम चीज मूव करते रहते हैं कि लखनऊ के लोग बच्चे दिल्ली चले गए या जॉब करने वहां गए, दिल्ली वाले बॉम्बे गए, तो इस प्रकार से थ्रू आउट द कंट्री मूवमेंट रहता है। लेकिन जब वहां पे तो हमेशा अकेले ही रहते हैं लोग, तो मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जाए तो अगर उसे रजिस्टर करना हो तो यहाँ पे भी आके वापस कर सकता है, और फिर जिस थाने को ज्यूरिडिक्शन होगा, क्षेत्राधिकार होगा, वहां पे वो ट्रांसफर कर दी जाएगी फॉर द पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो दर्ज कराना इज नॉट गोइंग टू बी अ समस्या एनी मोर, ये प्रॉब्लम नहीं होगी आगे, ये दर्ज की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन संबंधित वो करेगा। आई थिंक ये रूट लेवल पे काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं सारे जो चेंजेस आए हैं, बिकॉज एक तो ड्यूरेशन वाला हो गया, फिर FIR में भी हो गया कि आप कोई जरूरत नहीं है कि जहाँ पे आप घटना घटित हुई है वहीं पे कराना, हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम लेके या फिर परेशान हैं और आप अपने जहाँ कंफर्ट के प्लेस में वहां जाके आप करना चाहिए, तो ये रूट लेवल पे काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आगे भी आने वाले ऐसे चेंजेस हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आ सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कि ये वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, और या फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल चेंज। देखिए ये तो जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है, अब जैसे अभी तक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का उतना एक्सपोजर नहीं था, रिटर्न में इस टाइप से नहीं आया था, चीजें गवर्न होती थी केस लॉस से, कि कहीं डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का, कहीं गवर्नमेंट के जियोज आ रहे हैं उसको कर रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट्स के माध्यम से कुछ चीजें लाई गई, तो अमेंडमेंट्स के माध्यम तो इट इज ओके, अमेंडमेंट इज एज गुड एज द इंस्टीट्यूट लॉ है, तो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। लेकिन जब वो इन सब चीजों को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर लिया, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इस समय जो है बहुत सशक्त मीडियम है,
यूसेज में लोगों का है, लोग जल्दी इसमें, अब आज की जनरेशन तो काफी फ्रेंडली भी है इससे, तो एविडेंसेस अब को कलेक्ट करना। अब इसमें चैलेंजेस भी हैं, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे लोग मोबाइल फोन से कोई वीडियो क्लिप बना लेते हैं, हम्म उसको आगे करते हैं, तो अब इसमें चैलेंजेस ये है कि गलत वीडियो, डीप फेक वीडियोस का जमाना आ गया है। हम्म तमाम चीजों को बड़ी आसानी से एडिट किया जा सकता है, पता भी नहीं चलता है। हम यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं और पीछे हो सकता है कि स्विट्जरलैंड दिखाई पड़े, हम्म लोगों को हम स्विट्जरलैंड में बैठ के बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए अब एक प्रोविजन और भी इनकॉर्पोरेट किया गया है कि जो भी सीरियस ऑफेंसेस रहेंगे उनमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी होगा। ओके फॉरेंसिक टीम जाएगी, सभी चीजों के जो चीजें, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्राइम घटित होता है तो फॉरेंसिक टीम आएगी नेसेसरीली। पहले तो अगर जरूरत होती तो करते थे, वो मैंडेटरी नहीं था, राइट उन्हें रिक्वायरमेंट होता तो करते थे, उन्हें लगता था नहीं समझ में आ रहा तो कर रहे हैं। अभी मैंडेटरी हो गया है, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे अपने, या मोबाइल फोन हो या कोई भी और इक्विपमेंट हो जिसमें रिकॉर्ड किया जा सकता हो, कैमरा है, और तो उसको शाम उसके लिए भेजेंगे। और जिस स्टेट में वाली फैसिलिटी नहीं है तो दूसरे स्टेट से वो करवा सकती है। ओके तो वो चैलेंजेस भी हैं, उन चैलेंजेस को डील करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सत्यापित करना भी उतना आसान नहीं रह गया है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपने अभी डीप फेक का नाम लिया, वो आई थिंक काफी बड़ी समस्या की तरह यहाँ बहुत पे आ बड़ी जाएगा। समस्या, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज वेरी बिग बिकॉज चैलेंज। यू डोंट नो कि जो आपको एविडेंस मिल रहा है वो कितना हाँ, ऑथेंटिक है। कितना ऑथेंटिक है। तो इनके लिए भी जैसे एक तो फॉरेंसिक टीम वाला हुआ कि वो आके जांच करेंगे, बट इंस्टेंटली जैसे प्राइवेसी वाली अगर हम बात करें, सो कई बार होता है कि आपने वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए, सो क्या कहीं ऐसे भी लॉज हैं कि यू नो इतना इतना करना तो ठीक है, बट इसके आगे इट विल बी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। हाँ, राइट टू प्राइवेसी का लॉ तो हमेशा से ही था, वो अभी भी तो वो इसमें भी प्राइवेसी, रहेगा। हाँ, ब्रीच नहीं की जा सकती। ओके तो वो प्राइवेसी इज ऑलवेज सेफगार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द लॉ। आई थिंक वो ऑनलाइन वाला प्रॉब्लम जो है वो समवॉट चैलेंज की तरह रहेगा, बट रहेगा। उसके प्रोविजंस आ रहे हैं जिससे उनको कर्ब की जा अब सके। कोई भी नई चीज मान लीजिए इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी व्यवस्था आती है, तो उसकी अपनी पॉजिटिव्स भी रहते हैं, उसके अपने नेगेटिव साइड भी रहते हैं। पॉजिटिव्स ये हैं कि मान लीजिए कि जैसे सबके पास अब धीरे धीरे मोबाइल फोन आता जा रहा है, तो किसी भी चीज को रिपोर्ट करने तुरंत रिकॉर्ड किया जा सकता है, ऑडियो भी और वीडियो भी। ये तो उसका पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड ये है कि उसमें उसको ऑल्टर भी किया जा सकता है, उसको चेंज भी किया, बैकग्राउंड चेंज किए जा सकते हैं, वॉइस तक बदली जा सकती है। तो ये चैलेंज है। लेकिन अब इस चैलेंज से घबरा कर या डर कर उन चीजों को एक्नॉलेज ही ना किया जाए, ये तो एडवाइजेबल नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं। नई चीज आती है, उनको चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है फिलहाल। और इनके लिए आई थिंक जो लोग ये एविडेंसेस प्रोवाइड करते होंगे और अगर वो पाए जाएं कि इन्होंने फेक हाँ, एविडेंसेस बिल्कुल, प्रोवाइड किए हैं, तो फिर फेक एक्शंस एविडेंस उनके प्रोवाइड अगेंस्ट। करना इज अ क्राइम। ओके, सो जैसे अभी करेंटली जितने भी लॉज में चेंजेस वगैरह आए हैं, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, तो क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे सेक्शन है जो आप बताना चाहेंगे जो वर्थ हाईलाइटिंग है कि ये तो पता ही होना चाहिए हमारे आम जनता को? सेक्शंस में जो प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर हमारी समझ से जनता को धीरे धीरे एजुकेट भी किया जा सकता है, और बाकी मीडियम्स, इंटरनेट है ही, वहां से देख के पढ़ा जा सकता है कि हमारा हमें कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे प्रोवाइड करना है कि अक्यूज को और विक्टिम को दोनों को ही जैसे ही वो कोर्ट के सामने पेश होता है, विद इन 14 डेज उसको FIR की कॉपी और जितने भी रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तुरंत प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जब उसे पता होगा तभी वो एज अ मैटर ऑफ राइट मांग सकता है। तो उन्हें ये जानकारी दिलाया जाना जरूरी है, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी पूरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल पे तो जो एजुकेट करने का प्रयास करेगी ही, बाकी इंडिविजुअल लेवल पे भी जो लोग हैं वो उसको इस वर्क कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और धीरे धीरे हो ही जाएगा, क्योंकि चीजें बड़ी तेज ट्रैवल करती हैं आज के समय में। जो चीज यहाँ पे आज कोई घटना घटित होती है तो चंद घंटों में पूरे इंडिया में पता चल जाती पहुंच है। सकती है, देश में कुछ, विदेश में कुछ हो रहा है वो तुरंत ही पता चल जाता है। तो आपने अभी जैसे सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं इसमें, एंड इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, और कोइंसिडेंटली हमारे लॉज में भी कहीं ना कहीं उस चीज को भी इंक्लूड किया गया है, बिकॉज इट इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल। सो अब जैसे सोशल मीडिया पे आपने बोला कि पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जाके आप कई वेरियस सोर्सेज से पढ़ सकते हैं,
अब ऐसे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलना भी बहुत आसान हो जाता है। एब्सोल्युटली सो एब्सोल्युटली क्या ऐसे कोई क्रेडिबल सोर्सेज हैं जहाँ पे जाके हम इनके बारे में पढ़ सकें, जान सकें, जहाँ हमें पता है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाली हम जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, है? ऑफिशियल साइट्स हैं, वहाँ पे ये सारी चीजें अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल। रेडी अवेलेबल। और वैसे भी एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए जब हम इंटरनेट पे कंसल्ट कर रहे हैं लॉ को। एक तो होता है जो बेयर एक्ट्स रहते हैं, ऑथेंटिक साइट्स हैं गवर्नमेंट की, वहां से आप बेयर एक्ट्स को पढ़ा, आपने सेक्शन पढ़ा। अब सेक्शन पढ़ लेना एक चीज है, उसका इंटरप्रिटेशन वेरियस हो सकते हैं, वेरियस न्यूमरस हो सकते हैं। तो जब इंटरनेट आप इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो तो आप मान लीजिए कि मैंने इसको इंटरप्रिटेशन लिखा, तो दैट इज नॉट एन एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्यूट इंटरप्रिटेशन तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ही कर सकता है या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सकता है, वही एडमिसिबल होगा, वही एक्सेप्टेबल होगा। बाकी सब तो ओपिनियंस हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल की ओपिनियन है या वो कोई एक्सप्लेनेशन है किसी रिकॉग्नाइज्ड कोर्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड बी ऑफ द एपेक्स कोर्ट। तो अगर वो बाकी ओपिनियन से कंफ्यूज ना हो कि भाई किसी ने ओपिनियन दी, किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं, तो वो किसी के लगने से एक डिबेट तो की जा सकती है हर लेवल पे, सोशल लेवल पे भी, टीवी मीडिया हर जगह भी की जा सकती है, जुडिशियल प्लेटफॉर्म पे भी की जा सकती है बाय वे ऑफ PIL। या कोई कंसर्न केस आया हुआ है तो उसमें उसकी रिलेवेंस पे डिस्कस होता है, अभी भी होता है, आगे भी होता रहेगा कि साहब ये ऑथेंटिक नहीं है या है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये सजग रहना पड़ेगा कि हम ओपिनियंस को लॉ ना मान लें। वेरी ट्रू। इस पे थोड़ा सा कॉशियस रहने जरूरत है, क्योंकि जब और फिर हमने किसी चीज को मान लिया, हम उस चीज को स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं एंड इट स्प्रेड लाइक फायर, इतनी तेज फैलता है कि पता ही नहीं लगता। एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आया दिमाग में कि थोड़ा हटके है इस टॉपिक से, बट हमारे अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सो लॉज वगैरह के बारे में बहुत सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन मिलती भी नहीं है लॉज के बारे में। इट्स जस्ट कि हाँ सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, बहुत सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो आपके हिसाब से क्या ऐसे भी कुछ करिकुलम्स इंट्रोड्यूस होने चाहिए हमारे एकेडमिक्स में जहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाए काफी कम एज से, ताकि आगे जाके मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले और आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं? सुझाव तो आपका ठीक है, सोचना भी ठीक है, ऐसा किया जा सकता है कि जैसे सब चीजों के बारे में बेसिक पढ़ाया जाता है तो इसके बारे में भी व्हाई नॉट। अभी तो हम लोग को जो पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पे, तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है कि देयर इज गोइंग टू बी अ सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट्स, देन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स एंड सो ऑन। तो हम लोग को स्ट्रक्चर तो पता होता है, लेकिन हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स वो नहीं पता होता है। वैसे स्कूल लेवल में शायद उतनी जानने की जरूरत नहीं है। अब किसी लॉ के बारे में जानने के लिए हमें लगता है कुछ प्रोसीजर्स बताए जा सकते हैं, किया जा सकता है ऐसा, चाहे क्लास 8th ऑनवर्ड्स या 10th ऑनवर्ड्स या 9th ऑनवर्ड्स, लेवल ऑफ मैच्योरिटी आने, लेवल ऑफ मतलब उसको आदमी समझ तो सके कि क्यों है। क्योंकि जो कई बार प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर सोर्स से ना होना बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। कि हमें कहीं से किसी ने कुछ भी लिख दिया और हम उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में है, कंसीडरिंग कि ही इज एन एल्डरली पर्सन, तो ही मस्ट बी अक्वाइंटेड विद द थिंग व्हिच ही इज टेलिंग। लेकिन एक्चुअली कई बार ऐसा होता नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होता है, उनकी जानकारी उस लेवल पे नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर सोर्स को लोगों को बताना कि ये प्रॉपर सोर्स है, यहाँ से आप कलेक्ट करें, तो ये किया जा सकता है। कुछ राइट्स तो उनको बताए जा सकते हैं कि दीज आर लीगल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली पढ़ाए जाते हैं स्टेजेस में। अभी जो क्राइम उन सब चीजों को लेकर है, तो इनमें भी कुछ अवेयरनेस लाई जा सकती है, कोई प्रोग्राम डेवलप किया जा सकता है, व्हाई नॉट। जब सब चीजों में किया जा रहा है तो व्हाई नॉट लॉ। राइट, एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपसे बात करके हमें इनफैक्ट काफी कुछ जानने को मिला कि रूट लेवल पे कैसे ये जो नए चेंजेस आए हैं वो कैसे एक आम इंसान की लाइफ को इजी बना रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि कि केसेस कितने सालों तक चलते थे, पर अब क्योंकि उनका ड्यूरेशन कम किया है, उनको एक लिमिट दे दिया गया है कि इतने टाइम में इन केसेस को खत्म करना है, का वर्डिक्ट सुनाना है। सो काफी आसान हो गया है लोगों के लिए एक जस्टिस पाना। और इनफैक्ट FIR भी लॉन्च करने के लिए आपने बताया कि उसके लिए भी आप डिजिटल पोर्टल्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन जनहित, एंड बिकॉज काफी कुछ जानने को मिला हमें।
तो आई होप आपके नए जो लॉज आए हैं उनको लेके आपके बेसिक फंडे क्लियर हो गए होंगे एंड आप समझ गए होंगे कि कैसे एक सही सोर्स से पढ़ना और अवेयर होना क्यों जरूरी है। एंड ये भी आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि क्यों ये लॉज जो आए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड कैसे वो रूट लेवल पे आके हमारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी यूजफुल जानकारी क्योंकि हम हैं जनहित में जारी। And don't forget to like, share and subscribe to our channel.